नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 2 गोल। पहले हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद में इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और भाई मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 का नाम है गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत में इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। क्या कह रहे हैं कि जब ये गोल शब्द आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में गोल चीज़ें आने लग गई होंगी। ठीक है, जैसे गोल कोई गेंद हो गई, गोल रोटी हो गई, गोल चंद्रमा या फिर कोई और गोल चीज़ हो गई, ये सब आने लग गई होंगी। लेकिन ये जो चैप्टर है ये किसी गोल आकार के बारे में नहीं है, बल्कि गोल जो खेल के अंदर किया जाता है। कौन से खेल के अंदर? हॉकी के खेल के अंदर जो गोल किया जाता है, ये चैप्टर उस खेल के खिलाड़ी के बारे में है। मतलब ये जो चैप्टर है गोल, ये किसके बारे में है? ये हॉकी के एक खिलाड़ी हैं, बहुत महान खिलाड़ी, इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। ये उनके बारे में है, उनका संस्मरण है। मतलब कह सकते हो कि ये जो हमारा पाठ है उसके अंदर उनके जीवन की एक छोटी सी कोई घटना है वो दी हुई है। ठीक है, चलिए। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। भाई पाठ की शुरुआत में जो मेजर ध्यानचंद हैं वो बता रहे हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक, मतलब लड़ाई झगड़ा और छोटी मोटी धक्का मुक्की, ये सब तो चलता रहता है। भाई ये सब तो सामान्य सी बात है, पहले भी चलता था, अब भी चलता है और भविष्य में भी चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि जब ये लोग खेला करते थे तो उस समय में भी ऐसी धक्का मुक्की चलती रहती थी। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो घटना जिसके बारे में अब ये बताने वाले हैं ये कब की है? ये 1933 की है, यानी कि 1933 में ये घटना हुई है। उन दिनों ये पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। पंजाब रेजिमेंट ये क्या है? देखो, 1933 में हमारा जो देश है वो अंग्रेज़ों के अंदर था। ठीक, ये जो पंजाब रेजिमेंट है ये उस समय अंग्रेज़ों के अंदर जो सेना थी ना, उसकी एक टुकड़ी का नाम है, मतलब उसकी एक ग्रुप का नाम है पंजाब रेजिमेंट। तो ये जो हैं ये पंजाब रेजिमेंट के लिए खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर्स एंड माइनस टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। कह रहे एक दिन की बात है, इनकी जो टीम है पंजाब रेजिमेंट और एक दूसरी टीम थी जिसका नाम था स्पेंसर्स एंड माइनस टीम, इनके बीच में मुकाबला हो रहा था, मतलब मैच चल रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। क्या कह रहे हैं कि भाई जो माइनस टीम के खिलाड़ी थे वो बार बार कोशिश करते कि इनसे कैसे भी करके जो गेंद है उसको अलग की जाए, जो गेंद है उसको छीना जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। क्या कह रहे हैं ये कि भाई जब वो लोग इनसे गेंद नहीं छीन पाए तो इतने में उनके एक खिलाड़ी को गुस्सा आ गया और उसने इनके सिर पे बहुत ज़ोर से एक हॉकी स्टिक दे मारी। भाई हॉकी स्टिक दे के मारी, लकड़ी की होती है, वो मजबूत होती है, तो इनके वही चोट लग गई, खून निकल आया, तो इस वजह से इनको मैदान के बाहर लेके जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। क्या कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर बाद ये पट्टी वट्टी इन्होंने बांधी और ये मैदान में वैसे ही आ गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा।
ये आते हैं और आके जिस खिलाड़ी ने इनको मारा है उसकी पीठ पे हाथ रखते हैं, कहते हैं तुम परेशान मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। मतलब तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अच्छा, इन्होंने इतना कहा, अब वो खिलाड़ी भाई बड़ा घबरा गया। भाई चिंता तो होगी उसको भी, क्योंकि इसने तो इनके हॉकी स्टिक मार दी, वो भी डर रहा होगा कहीं ये भी हॉकी स्टिक ना मार दें। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। अब वो क्या करता, हर समय इन्हीं को देखा करता कि ये कब उसके सिर पे हॉकी स्टिक दे मारें। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने एक के बाद एक दनादन 6 गोल मार दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं 2 ही गोल से हराता। क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बदला लिया जरूर, लेकिन उसको मार के नहीं लिया। कैसे बदला लिया इन्होंने बदला ऐसे लिया कि इन्होंने उनके खिलाफ 6 गोल मार दिए। खेल खत्म हुआ, ये उस खिलाड़ी के पास दोबारा जाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, दोस्त अगर तुमने मुझे मारा नहीं होता ना तो मैं तुम लोग को सिर्फ 2 गोल से हराता, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे मारा तो मैंने इसके बदले के लिए तुम लोग को 6 गोल से हराया। मतलब कि खेल के अंदर उस व्यक्ति ने जो इनके साथ गलत काम किया, इसका जवाब इन्होंने उससे बदला लेकर नहीं किया। मतलब कि इन्होंने उसके बदले में उसके सिर पे हॉकी स्टिक नहीं मारी, बल्कि उनको खेल में हरा के उसका बदला लिया। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। ये सुन के उस खिलाड़ी को भी बड़ी शर्म आई कि भाई बताओ, मैंने इस व्यक्ति के सिर पे हॉकी स्टिक मारी, इसने मुझको माफ़ कर दिया, इसने मेरे सिर पे हॉकी स्टिक नहीं मारी, बल्कि इसने क्या किया, इसने अपने खेल से मेरे काम का जवाब दिया। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। अब ये क्या कह रहे हैं कि तो देखा दोस्तों आप लोगों ने मेरे बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई सच मानो दोस्तों, जो बुरा करने वाला आदमी है ना, उसको हमेशा यही चिंता रहती है, उसको हमेशा यही डर लगा रहता है कि उसके साथ में भी बुराई की जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, जब आपके मन में गलत भरी है, मतलब जो आपके मन में गलत भावना भरी है, जब आपके मन में गलत विचार भरे हैं, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जो समाज है वो भी आपके साथ में गलत करने ही निकला है। मतलब एक कहावत है ना, जैसी हमारी सोच वैसा समाज। मतलब जैसा हम दुनिया को देखते हैं वैसी हमें दुनिया दिखाई देती है। तो जिस व्यक्ति के मन में बुराई भरी होती है उसको दुनिया बुरी ही दिखाई देती है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि अब ये जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो बूढ़े और बच्चे सब लोग इनको घेर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि बताइए आपकी सफलता का राज। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं, हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। क्या कह रहे हैं कि इनके पास में कोई गुरु मंत्र नहीं है किसी को देने के लिए कि भाई ये लो, ये मंत्र मैं तुमको बता रहा हूँ, अब तुम जिंदगी में सफल रहोगे। नहीं, इनके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। बस ये सबसे यही कहते हैं कि भाई हमेशा लगन, साधना और अपनी सच्ची खेल भावना के साथ में रहोगे तो हमेशा तुमको सफलता मिलेगी। ये बताते कि यही मेरा सबसे बड़ा क्या है, मंत्र है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। ये क्या कह रहे हैं कि इनका जो जन्म है 1904 में कहाँ हुआ है, प्रयाग में। प्रयाग किस जगह का नाम है बताओ? प्रयाग किस जगह का नाम है बच्चों, बताओ। चलो ये मैं आप लोग को छोटा सा होमवर्क देता हूँ। प्रयाग का पुराना नाम क्या है? ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करके आप लोग पता करो। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक बच्चों। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि सन 1904 में इनका जन्म कहाँ हुआ है? प्रयाग के एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ है। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 वर्ष की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। क्या कह रहे हैं कि भाई ये बाद में कहाँ के बसे हैं? झांसी में आकर बसे हैं। मतलब ये लोग प्रयाग के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये झांसी में आके बस गए। जब ये 16 साल के थे तो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में इनकी भर्ती हो गई, सिपाही के रूप में इनकी भर्ती हो गई। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। इनकी जो रेजिमेंट है, यानी इनकी जो सेना की टुकड़ी है, उसका हॉकी के खेल में काफ़ी नाम था। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे।
क्या कह रहे हैं कि भाई इनकी जो रेजिमेंट है उसका खेल हॉकी में बहुत नाम था, लेकिन इनकी खेल में उतनी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इतनी कोई रुचि नहीं थी। और जिस समय ये अपने रेजिमेंट में थे तब इनके जो रेजिमेंट के सूबेदार हैं, जो मतलब जो इनके हेड हैं, वो कौन थे? वो थे मेजर तिवारी। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। इनके जो सूबेदार हैं वो बार बार इनसे कहते कि तुम भी हॉकी खेला करो। हमारी ही छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। क्या कह रहे हैं कि इनकी छावनी, छावनी किसको कहते हैं? छावनी जहाँ पे सारे जो सिपाही रुकते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं छावनी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनकी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। जब भी सैनिकों को समय मिलता या फिर जब भी उनकी इच्छा होती, वो मैदान में जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते। उस दिन तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। उन दिनों ये क्या थे? एक नौसिखिया खिलाड़ी थे। नौसिखिया किसको कहते हैं? नौसिखिया किसी एक ऐसी व्यक्ति को कहते हैं जो कि अपने काम में नया हो। ठीक है, मतलब ये बहुत ही नौसिखिए खिलाड़ी थे, मतलब ये इस खेल में बहुत नए नए थे, इनको उतनी जानकारी इस खेल के बारे में नहीं थी। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे इनका खेल अच्छा होता गया, अब ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। तो ये खूब प्रैक्टिस करते, तो समय बीतने के साथ में इनका खेल भी बेहतर होता गया और साथ ही में इनको तरक्की भी मिलती रही, मतलब इनको प्रमोशन भी मिलते रहे। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। क्या कह रहे हैं कि जब 1936 में जर्मनी एक देश है, उसके अंदर एक जगह है बर्लिन, वहाँ पे जब ओलंपिक हुए तो इनको भारत की जो हॉकी टीम है उसका कैप्टन बनाया गया, यानी कप्तान बनाया गया। उस समय में सेना में लांस नायक था। तब इनकी जो पद थी सेना में वो क्या थी? वो थी लांस नायक की। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरी हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। जब ये बर्लिन ओलंपिक में गए तो ये वहाँ इतना शानदार खेले कि सभी लोग इनको हॉकी का जादूगर कहने लग गए। क्या कहने लग गए? मैजिशियन ऑफ हॉकी, यानी हॉकी का जादूगर इनको कहने लग गए। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। क्या कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे के सारे गोल जो भी होते थे यही करते थे, नहीं। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। लेकिन इनकी हमेशा कोशिश क्या रहती? इनकी कोशिश ये रहती कि एक बॉल को जो है वो गोल के पास ले जाके अपने किसी साथी को दे दें, अपने किसी टीममेट को दे दें, जिससे कि गोल करने का जो श्रेय है, जो कह सकते हो क्रेडिट है, वो किसको? बाकी खिलाड़ी को भी मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इनकी यही जो खेल भावना थी, इसी वजह से इनको दुनिया भर में बहुत माना जाता था और इन्होंने जो खेल के प्रेमी लोग हैं उनका दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। इनको बर्लिन ओलंपिक में इनकी टीम को क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। खेलते समय मैं हमेशा यह बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये क्या कह रहे कि जब भी ये मैदान पर उतरते थे खेलने के लिए तो ये हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखते थे कि जो भी हार होगी, जो भी जीत होगी, वो इनकी अकेले की नहीं है बल्कि पूरी टीम और पूरे देश की है। तो ये है हमारा पूरा पाठ और इस पाठ के लेखक कौन है? मेजर ध्यानचंद हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार इसकी हम लोग थोड़ी सी समरी समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंदर जो ध्यानचंद जी हैं ये अपने जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पहली जिस घटना के बारे में बात करते हैं वो है 1933 की। ये कहते हैं कि उन दिनों किसका? पंजाब रेजिमेंट और माइनस टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। ये पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेलते थे। क्या हुआ कि भाई उनके मैच के दौरान में ये इतना अच्छा खेल रहे थे कि माइनस टीम के खिलाड़ी इनसे बॉल ही नहीं छीन पा रहे थे। इतने में एक माइनस टीम के खिलाड़ी को गुस्सा आ गया और उसने इनके सर पे हॉकी स्टिक से वार कर दिया, मतलब हॉकी स्टिक मार दी। भाई इनको मैदान के बाहर लेके जाया गया। थोड़ी देर बाद ये पट्टी बांधकर मैदान में वापस आए और जिस खिलाड़ी ने इनको मारा था उसके पीठ पर हाथ रख के कहा कि तुमने ये जो हरकत करी है इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। अब ये सुन के जो वो खिलाड़ी था भाई बड़ा परेशान, घबरा गया कि अरे अब तो ये मुझे हॉकी स्टिक मारेंगे। लेकिन ध्यानचंद जी ने उसको हॉकी स्टिक नहीं मारी बल्कि उसकी टीम को 6 गोलों से हरा दिया।
खेल खत्म होने के बाद में ये उस खिलाड़ी के पास में वापस जाते हैं, उसकी पीठ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो मैं तुम्हारी टीम को मात्र 2 गोलों से हराता, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे सिर पे हॉकी स्टिक मारी इसलिए मैंने तुम्हारी टीम को 6 गोलों से हराया। अब ये सुन के जो वो खिलाड़ी है उसको भी बड़ी शर्मिंदगी हुई। क्यों? क्योंकि उस खिलाड़ी ने क्या किया, जब वो खेल सही प्रकार से जीत नहीं पा रहा था तो उसने बेईमानी करी, इनके सिर पे हॉकी स्टिक दे मारी। लेकिन उसके जवाब में इन्होंने बेईमानी नहीं करी और इन्होंने ईमानदारी से खेल खेला और उसकी टीम को 6 गोलों से हरा दिया। अब इसमें ये ध्यानचंद जी ये कहते हैं बच्चों कि जिस व्यक्ति के मन में बुराई होती है उसे इस बात का डर रहता है कि कब उसके साथ ही बुरा हो जाए। मतलब यही है कि जो व्यक्ति है जिसके मन में बुराई भरी होती है वो समाज को बुरी नज़रों से ही देखता है। मतलब उसको यही चिंता होती है कि कब उसके साथ में बुरा हो। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये अपने बारे में और बता रहे हैं कि अब ये कहीं पे भी जाते तो बच्चे बूढ़े इनको घेर लेते और इनसे पूछते कि बताइए आपकी सफलता का राज क्या है। तो ये बताते कि मेरी सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है, बस मैं अपने खेल को पूरी लगन, साधना और खेल भावनाओं के साथ में खेलता हूँ। अब ध्यानचंद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि इनका जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण से परिवार में हुआ था और फिर ये लोग झांसी में आकर बस गए थे। जब ध्यानचंद जी 16 वर्ष के थे तो इन्होंने फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट को ज्वाइन किया था एक मामूली सिपाही के रूप में। इनकी जो रेजिमेंट है ये हॉकी के खेल में इसका बहुत नाम था। मतलब इनकी जो रेजिमेंट है वो हॉकी खेल में बहुत अच्छी थी। इनका उस समय इस खेल में उतनी कोई रुचि थी नहीं। इनके उस समय के जो सूबेदार थे मेजर तिवारी, वो बार बार इनसे कहते कि इनको भी हॉकी खेलना चाहिए और उन्हीं के कहने पे इन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। अब ये बता रहे कि इनकी जो छावनी थी उसका कोई निश्चित समय नहीं था हॉकी का प्रयास करने का। खिलाड़ियों को जब भी समय मिलता है, उनका जब भी मन करता, वो आके हॉकी की प्रैक्टिस करने लग जाते। उन दिनों ये नौसिखिए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया इनका खेल बेहतर होता गया और साथ ही में इनको प्रमोशन भी मिलते रहे, मतलब इनको तरक्की भी मिलती रही। 1936 में जब बर्लिन ओलंपिक हुआ तो इनको भारत के कप्तान के रूप में, भारत के हॉकी टीम के कप्तान के रूप में चुना गया और वहां पर जाके इन्होंने इतना बेहतरीन खेल खेला कि इनको दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से लोग जानने लगे। साथ ही में उस ओलंपिक के अंदर भारत ने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल भी जीता। ये इतना अच्छा खेलते कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में इनका बहुत ज़्यादा क्या हो गया, नाम हो गया। इनकी हमेशा ये कोशिश रहती कि ये बॉल को गोल के करीब ले जाके अपने टीम के किसी दूसरे खिलाड़ी को दे दें ताकि उसे भी गोल करने का श्रेय मिल सके। इनकी इसी खेल भावना ने दुनिया भर के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में ये इस बात पर हमेशा ध्यान रखते थे कि इनको पता था कि भाई जो भी खेल में हार जीत होती है वो केवल एक खिलाड़ी की नहीं होती बल्कि किसकी होती है, पूरे देश की होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है इस पूरे चैप्टर की समरी। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले लेखक से परिचय यानी कि जो लेखक हैं ध्यानचंद जी, इनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम से पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उस खेल से कितना प्यार होगा। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखे, गोल रखे, तो इसको पढ़ के हम इतना तो समझ सकते हैं कि उसको उस खेल से कितना प्रेम है कि उसने अपनी आत्मकथा किसको कहते हैं, आपके जीवन की जो घटनाएं हैं अगर आप उसको लिखते हो तो उसको हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा यानी अपने जीवन की जो घटनाएं हैं उनका नाम क्या रखे, गोल रखे, तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को उस खेल से कितना ज़्यादा प्यार है। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवर्ष उनके भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। क्या कह रहे हैं कि भाई
जिस खिलाड़ी के बारे में इस पाठ के अंदर दिया हुआ है वो खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद हैं। इतने महान खिलाड़ी हैं कि इनके जन्मदिन का जो दिन है उसको राष्ट्र खेल दिवस के नाम से हमारे देश के अंदर मनाया जाता है, ताकि हमारे देश के जो भारतवासी हैं वो क्या कर सके, वो इनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्चम पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। और ये इतने महान खिलाड़ी हैं कि भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, मतलब जो सबसे कह सकते हो सबसे ऊंचा जो खेल का पुरस्कार है खेल रत्न, वो इनके नाम पे यानी कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम से दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए पाठ से अब बारी आई है किसके, हमारे प्रश्न उत्तरों की। तो चलिए इनको भी हल कर लेते हैं। मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके कुछ उत्तर हैं, उत्तर में क्या है कई सारे विकल्प दिए हुए हैं, जो सही विकल्प है उसके सामने आपको तारा बनाना होगा। तो चलो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। क्या कह रहे हैं कि भाई इस पार्ट के अंदर कुछ एक लाइन आई थी जिसमें क्या था कि भाई ये जिस खिलाड़ी ने इनके सिर पे हॉकी स्टिक मारी है उसके पीठ पर हाथ रख के कहते हैं कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं, अगर तुम मुझे मेरे सिर पे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो मैं तुम्हारी टीम को शायद 2 ही गोल से हराता, लेकिन तुमने क्योंकि मारी तो मैंने तुम्हारी टीम को 6 गोलों से हराया है। तो इस बात से हमें मेजर ध्यानचंद जी के बारे में क्या पता चलता है। ऑप्शन क्या दिया है, वे अत्यंत क्रोधी हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले नहीं। अगर गुस्से वाले होते तो वो भी बदले में हॉकी स्टिक मारते कि नहीं मारते ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, वे अच्छे ढंग से बदला लेते हैं, वो अच्छे तरीके से बदला लेते हैं। भाई देखो बदले जैसा इस खेल मतलब इस पंक्ति को पढ़ के हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जो गलत काम उस खिलाड़ी ने किया था उसके बदले में इन्होंने अच्छा काम सही काम किया। क्या किया, सही काम किया, उसको खेल में हरा कर। उसने तो बेईमानी करी, लेकिन क्या इन्होंने बेईमानी करी, नहीं करी, तो एक तरीके से बदला नहीं हुआ। ठीक है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। उन्हें हॉकी से मारने पर वो अधिक गोल करते हैं, हॉकी से मारने पर अधिक गोल, ऐसा तो कुछ नहीं है भैया। ऐसे तो कोई बात नहीं थी, नहीं तो फिर क्या होता कि भाई हर खेल से पहले सभी लोग इनको हॉकी स्टिक मारते और इन्हीं को छोड़ देते मैदान में और ये पूरी टीम जिता देते। तो ये विकल्प भी गलत है। वे जानते थे कि खेल में सही भावना से खेलना, ये एकदम बढ़िया है। वे जानते थे कि खेल को सही खेल भावना से खेलना चाहिए, ये एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्या कह रहा है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। उनकी हॉकी खेलने की विशेष कौशल के कारण, एकदम सही यही ऑप्शन है। भाई उनके जो हॉकी खेलने का जो कमाल का तरीका था, इसी वजह से लोगों ने उनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू करा था। ठीक है, चलिए खा पर आते हैं। क्या कह रहा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। क्या कह रहे हैं कि अब आपको अपने दोस्तों से चर्चा करनी होगी, और चर्चा किस बात पे करनी होगी, इस बात पे करनी होगी कि आप लोगों ने यही जो ऊपर उत्तर चुने हैं यही उत्तर क्यों चुने। ठीक है ना, तो भाई कर लो अपने दोस्तों के साथ में चर्चा वर्चा। मिलकर करे मिलान, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। देखो जी, अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही आसान सा है। क्या कह रहा है, इस प्रश्न के अंदर पाठ से कुछ शब्द इन्होंने लिए और नीचे रख दिए। अब आपको क्या करना है, इन शब्दों को, ठीक है, दूसरे कॉलम में जो अर्थ दिए हैं या फिर जो संदर्भ दिए हैं उनसे मिलाना होगा, मतलब सही से मिलाना। ठीक है, ऐसा नहीं किसी का अर्थ किसी से मिला रहे हो, नहीं, सही अर्थ और सही संदर्भों को आपको मिलाना होगा। ठीक है, तो चलो भाई मिलाते हैं। पहला दिया है लांस नायक। तो लांस नायक भाई क्या है, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था लांस नायक क्या होता है, ये एक पोस्ट होती है, ये एक पद होता है। तो चलो भाई पद ढूंढ लो, किधर है, ये रहा।
भारतीय सेना का एक पद रैंक है। ठीक, अगला है बर्लिन ओलंपिक। तो भाई बर्लिन ओलंपिक, ओलंपिक से जुड़ा क्या दिया हुआ है, ये चौथा वाला। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया, यही है। ठीक है, पंजाब रेजिमेंट, ये क्या है, ये आर्मी यानी कि जो सेना है उसकी एक टुकड़ी का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा वाला। क्या है, स्पेंसर्स एंड माइनस टीम, तो ये एक हॉकी टीम है, अंग्रेजों के समय एक हॉकी टीम, ये रहा। ठीक, सूबेदार, सूबेदार क्या होती है, ये भी एक पोस्ट होती थी। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार, हाँ यही है, देखो इसमें लिखा भी हुआ है, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। अब लास्ट बचा है छावनी। छावनी क्या होती है, सैनिकों की रहने की जगह। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी था, फटाफट हो गया। पंक्ति पर चर्चा, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो जी, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे पाठ से कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। ठीक, आपको क्या करना है, उन पंक्तियों को पढ़ना है, उनका अर्थ समझना है, जो अर्थ है उसको अपनी कॉपी में लिखो और अपने दोस्तों को बताओ। चलो कर लेते हैं। पहली लाइन क्या कह रही है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो भाई ये लाइन हमारे पाठ में आई थी और मैंने तब भी आपको समझाया था कि इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के मन में बुराई होती है, जो व्यक्ति जो है समाज को बुरी तरीके से, बुरी नज़रों से देखता है, उसको क्या लगता है, समाज बुरा ही लगता है। मतलब उसको यही लगता है कि भाई बाकी जो लोग हैं ना वो उसके साथ कुछ बुरा ही करने वाले हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, यही हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में बुराई होती है उसे समाज के बाकी सारे लोग बुरे ही दिखाई देते हैं। खा वाला क्या कह रहा है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। देखो जी, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, इस पंक्ति का ये अर्थ होगा कि जो ध्यानचंद जी थे, इनको पता था कि जो खेल है वो किसी एक व्यक्ति का खेल नहीं बल्कि पूरी टीम का खेल होता है, इसीलिए कोशिश करते कि अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलें। मतलब ये बहुत ही अच्छे टीम प्लेयर थे, मतलब ये बहुत ही अच्छे टीम में खेलने वाले खिलाड़ी थे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा ये, मेजर ध्यानचंद ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको पता है कि हॉकी किसी एक खिलाड़ी का खेल नहीं बल्कि टीम का खेल है और इस खेल को तभी जीता जा सकता है जब टीम के सारे लोग साथ मिलकर खेलें। चलो भाई, सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। का, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। ख, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। देखो क्या कह रहा है, संस्मरण को एक बार फिर से पढ़ो। तो भाई पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने अच्छे से समझा दिया है। कहानी याद है कि नहीं याद है? अगर तुम लोग भूल गए हो ना तो मैं बता रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा, याद रखा करो, कहानी बहुत मेहनत से पढ़ाई है। चलो, तो क्या कह रहा है भाई, ये प्रश्न ये कह रहा है कि संस्मरण को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चलो पढ़ लो इच्छा हो तो, और फिर जो मेरे नीचे प्रश्न दिए हुए इनका उत्तर दो। जैसे कि पहला क्या है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। तो भाई ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था, बताओ। उनकी सफलता का क्या रहस्य था? उनकी सफलता का रहस्य था लगन, साधना और खेल भावना ही उनकी सफलता का रहस्य था। खा वाला क्या कह रहा था कि किन पंक्तियों से हमें ये पता चलता है, यानी किन लाइनों से हमें पता चलता है कि ध्यानचंद जी खुद से पहले दूसरों को रखते थे। तो वो कौन सी पंक्तियां हैं, वो ये वाली हैं। मेजर ध्यानचंद हमेशा यह प्रयास करते थे कि वह गेंद को गोल के करीब, ये गोल और के बीच में जगह है, ठीक है, गोल के करीब ले जाकर किसी दूसरे खिलाड़ी को देते ताकि उसे भी गोल करने का श्रेय मिल सके। उनकी इन्हीं बातों से हमें यह पता लगता है कि मेजर ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो ये हो गया इसका उत्तर।
चलो, संस्मरण की रचना। देखो पहले तो ये जो शब्द है ना संस्मरण, ये कई बार आया पाठ में, मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। देखो संस्मरण क्या होता है कि भाई कई ऐसे पाठ होते हैं, ठीक, जिसको पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि जो लेखक हैं वो अपने जो मन की इच्छा है, मतलब इनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ में उसको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं। इसी को हम लोग संस्मरण कहते हैं। ठीक है, संस्मरण मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति है जो कि अपने जीवन में जो घटनाएं हुई हैं वो आपके साथ में क्या कर रहा है, बांट रहा है, यही संस्मरण होता है। एक तरीके से आत्मकथा, ठीक है ना, एक तरीके से क्या होती है, एक तरीके से ये होती है आत्मकथा। ठीक, उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी कि पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहे हैं। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें हैं, अनेक बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। क, अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। ख, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। देखो इसमें यही कह रहा है कि भाई इस पाठ को पढ़कर क्या लगता है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो लेखक है वो अपने विचार को क्या कर रहे हैं, हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस संस्मरण को यानी कि इस पाठ को एक बार दोबारा से पढ़ना है और इसकी जो विशेषताएं हैं उसकी सूची बनानी है। ठीक है, और फिर उस सूची को अपने क्लास के बाकी बच्चों के साथ में क्या करना है, शेयर करना है, यानी कि बांटना है। ठीक है, बस इतना सा प्रश्न है और इसमें कुछ आपको नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार से। क, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द को दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। देखो प्रश्न बहुत ही आसान सा है। प्रश्न क्या कह रहा है, इस पाठ के अंदर जैसे जैसे वैसे वैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मतलब एक ही शब्द है लेकिन 2 बार इनका इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं। और इनके बीच में जो छोटी सी ये डंडी लगी हुई है इस तरीके से, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह मतलब ऐसा चिन्ह जो 2 शब्दों को आपस में जोड़े। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही 5 शब्द युग्म लिखने हैं। तो कोई भी 5 जो मन में आ रहा हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए 3 लिख दिए हैं, घर घर, पग पग, चल चल। मैं चाहता हूं बाकी 2 ना आप खुद से ढूंढ कर लिखो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पहले तो एक लाइन दी हुई है कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक। तो धक्का मुक्की और नोक झोंक इनके बीच में योजक चिन्ह है ना। तो ये क्या शब्द युग्म हुए, बिल्कुल हुए भाई। अगर 2 शब्दों के बीच में आप योजक चिन्ह लगा रहे हो मतलब वो क्या हुए, वो हुए शब्द युग्म। ठीक है ना, तो ये शब्द युग्म है, लेकिन इसमें देखो दोनों शब्द अलग अलग है। नोक झोंक, ठीक, लड़ाई झगड़ा अलग अलग है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही और 5 शब्द युग्म बनाने हैं जिसमें मेरे क्या हो, दोनों शब्द अलग अलग हो। तो ये मैंने आपके लिए 3 लिख दिए हैं, लड़ाई झगड़ा, दिन रात, हल्ला गुल्ला। ठीक, मैं चाहता हूँ बाकी 3 आप खुद से करो। ठीक है ना, चलो गा वाले पर आते हैं। ये क्या हुआ, अच्छा आधा इधर है आधा उधर है। ठीक है, क्या कह रहा है, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इस वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि।
आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखें। अरे ये बहुत आसान है, ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना है तुमको, जहां पे भी या वा ऐसा लिखा है ना, वहां पे योजक चिन्ह यानी कि डंडी लगा दो। ठीक है, अभी बताता हूँ। जैसे कि अच्छा बुरा है, अच्छा या बुरा, तो इसके बीच में या की जगह पे डंडी लगा दो। ठीक, वैसे ही छोटा या बड़ा डंडी लगा दो, अमीर और गरीब डंडी लगा दो और की जगह पे। ठीक, यही करना है आपको। आपको ये जो बीच में शब्द दिए ना, इनकी जगह पे बस डंडी यानी कि योजक चिन्ह लगा देना, खत्म कहानी। बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे आसान तो प्रश्न कोई और होगा ही नहीं। चलो, बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने अपना बदला ले लिया। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर आ गया है। देखो, यहाँ पे मेरे दो वाक्य दिए हुए हैं। एक क्या है कि मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, और एक है मैंने अपना बदला ले लिया। इन दोनों वाक्यों में कुछ गायब है या फिर कुछ अलग है। क्या अलग है? यहाँ ऊपर ही दिया है, नीचे ही है नहीं है। अच्छा, ही लगाने से क्या हुआ ये बताओ। इस वाक्य में यानी ऊपर वाले वाक्य में जब मैंने ही लगाया तो इससे क्या हुआ? इससे कहीं ना कहीं मैं इस वाक्य में थोड़ा जोर दे रहा हूँ, है कि नहीं? इस बात में क्या कर रहा हूँ, बल डाल रहा हूँ कि मैंने अपना बदला ले ही लिया या फिर मैंने अपना बदला ले लिया, है कि नहीं? ऊपर वाले वाक्य में क्या हो रहा है, थोड़ा जोर डाला जा रहा है, थोड़ा बल डाला जा रहा है। ठीक, हालांकि है क्या, बस एक छोटा सा एक ही शब्द है, लेकिन इस ही शब्द की वजह से दोनों ही वाक्य मेरे अलग हो गए, है कि नहीं? और दोनों के अर्थ में भी थोड़ा बदलाव आया। अर्थ में बदलाव का मतलब है, पहले को पढ़ के मुझको क्या लग रहा है कि मैं इस बात पे थोड़ा जोर दे रहा हूँ कि मैंने अपना बदला ले ही लिया, और दूसरे में उतना जोर नहीं दे रहा हूँ। मतलब क्या, मैं सेम चीज़ रहा हूँ लेकिन उतना जोर नहीं दे रहा हूँ कि मैंने अपना बदला ले लिया। ठीक, ऐसे समझ लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, ये अलग चीज़ है, और इंडिया ने पाकिस्तान को एक नॉर्मल मैच में हराया, ये अलग चीज़ है। ठीक है ना? वर्ल्ड कप की हार भाई, वर्ल्ड कप की जीत अलग ही होती है कि नहीं? वर्ल्ड कप की जो जीत है वो अलग ही होती है कि नहीं होती है? वैसे ही यहाँ पे भी ये दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में है सेम चीज़, लेकिन एक में ही लगा के उस पर थोड़ा जोर दे दिया गया है, वहीं दूसरे में ही नहीं है तो उस पर जोर नहीं है। ठीक, बस ये चीज़ दी हुई है और कुछ नहीं है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में से ये शब्द ना हो तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि भाई बात पे जोर डालने के लिए, यानी बल डालने के लिए हम लोग ही, भी, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, आपको पाठ में जाना है, दोबारा पढ़ना है और ऐसे वाक्य को ढूंढ के निकालो जिसमें मेरे क्या हो, ये शब्द दिए हैं, बस और कुछ नहीं है। और उनका अर्थ देखना है, जो कि आप पढ़ के समझ जाओगे खुद ही, कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं। चलो, पाठ से आगे आपकी बात क क्या कह रहा है? ध्यानचंद के स्थान पर अगर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। क्या कह रहा है कि भाई अगर ध्यानचंद जी की जगह पर अगर आप लोग होते तो क्या आप अपना बदला लेते, और लेते तो कैसे लेते? भाई हम भी अपना बदला वैसे लेते जैसे ध्यानचंद जी ने कहा था, मतलब किया था। क्यों? क्योंकि देखो, उस खिलाड़ी ने तो गलत चीज़ की, उस खिलाड़ी ने ध्यानचंद जी के सिर पे मारा, जो कि गलत चीज़ है, जो कि एक तरीके से बेईमानी हुई, उसने तो बेईमानी करी। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है या फिर मेरे साथ खेल खेल के बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी उसके साथ गलत करने लग जाऊं, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यही है कि उसके बेईमानी करने के बाद भी ध्यानचंद जी ने उसको हरा दिया, वो भी सही तरीके से। ये एक चीज़ सिद्ध करता है कि वो लोग बेईमानी करके भी ध्यानचंद जी को नहीं हरा पाए, है कि नहीं? और इससे बड़ा बदला क्या हो सकता है, जब आपके सामने वाले को ये पता चले कि वो बेईमानी करके भी आपको नहीं हरा सकता, आप इतने अच्छे हो और वो इतना खराब है इस खेल में, है कि नहीं? तो ध्यानचंद जी ने जो किया एकदम सही किया, और अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। अगला क्या कह रहा है, खा वाला। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं, क्यों? देखो जी, क्या कह रहा है कि भाई आपको कौन कौन से खेल सबसे ज़्यादा पसंद है, तो ये तो आपको सबको अपने मन से इसका उत्तर देना है। कोई कहेगा क्रिकेट पसंद है, कोई कहेगा फुटबॉल पसंद है, ठीक है, कोई कहेगा हॉकी पसंद है, ठीक, और आपको कौन से खिलाड़ी पसंद है ये भी बता दो। कोई कहेगा बाईचुंग भूटिया, कोई कहेगा विराट कोहली, ठीक है, कोई कहेगा रोनाल्डो, कुछ भी कह सकते हो आप लोग, है कि नहीं है? चलो, समाचार पत्र से
क्या कह रहा है? क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? तो बताइए बच्चे लोग, क्या आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? मुझे पता है आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो कि समाचार पत्र पढ़ते होंगे, या फिर तो आप में से कोई भी नहीं पढ़ता होगा। बहुत गलत बात है, सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो, फ़ोन अभी के टाइम पे सभी के पास में है। आप चाहो तो फ़ोन पे ऑनलाइन जाके इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो। टुडेज़ हेडलाइन डाल के सर्च करना, जो भी न्यूज़ है बड़ी बड़ी वो आपको दिख जाएंगी, ठीक। मतलब ये कुल मिला के कि भाई न्यूज़ सबको जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। चलो, समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अच्छा, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि न्यूज़पेपर में ना अलग अलग पेजेस होते हैं। कोई फैशन का होता है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स का होता है, ठीक है, कोई क्राइम का होता है। मतलब ये कि पेज में, हर एक पेज में अलग अलग न्यूज़ होती है। एक जगह की न्यूज़, दूसरी जगह की न्यूज़, ऐसे ही न्यूज़पेपर में एक पेज होता है खेल से जुड़ा। मतलब उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो खेल के समाचार है ना वो मिलेंगे, ऐसा होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहा है कि भाई कोई भी पुराना न्यूज़पेपर आप अपने घर में ढूंढ लो, स्कूल में ढूंढ लो, या फिर लाइब्रेरी में ढूंढ लो, कोई पिछले हफ्ते का ढूंढ लो, ठीक है, और उसको ओपन करके उसकी जो खेल से जुड़ी हुई समाचार वाले वो है ना पेज, उसको देखो, ठीक। और देखने के बाद में आपके पसंद का जो खेल है उससे जुड़ी कोई न्यूज़ है तो उसको आप अपनी कॉपी में लिख लो। मतलब ये एक थोड़ी सी एक्टिविटी के तौर पर है। क्या कह रहा है? मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नया शब्द आया है, खेल संवाददाता। तो खेल संवाददाता कौन होता है? खेल संवाददाता उसको कहते हैं जो कि खेल के बारे में आपको सूचित करता है, खेल के बारे में आपको समाचार देता है, ठीक है, जानकारी देता है, उसको बोलते हैं खेल संवाददाता, ठीक। और आप किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हो। क्या बोला है? कह रहा है कि ये मान लो आप खेल संवाददाता हो, मतलब आप कमेंटेटर हो, कमेंट्री कर रहे हो, ठीक, और कोई लाइव गेम चल रहा है, मतलब कोई लाइव है जो कि कोई गेम, कोई खेल चल रहा है हमारा। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। अपने ग्रुप के साथ में आपको मिलके उस खेल का आंखों देखा हाल बताना होगा, ठीक है। जैसे ऐसे बताओ, ये शानदार गेंद और घुमा के मारा है जोर से, चौके के लिए क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं खिलाड़ी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? कमेंट्री कर सकते हो, ठीक है, मतलब खुद से कर सकते हो कुछ भी करके। अब ये कह दिया संकेत, इस कार्य में आप आकाशवाणी पर, अरे देखो ये हिंट दे रहा है कि भाई इस काम को करने के लिए आप कहाँ कहाँ से सीख सकते हो। तो जो रेडियो पे आती है कमेंट्री उसको सुन लो, या फिर टीवी पे जो कमेंट्री आती है उसको सुन लो, ये सब है और कुछ नहीं। चलो, डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लेखन कहते हैं। क्या कह रहा है कि भाई ये डायरी राइटिंग के बारे में, डायरी लेखन के बारे में बता रहे हैं। देखो, डायरी लिखना बहुत आसान होता है। इसमें क्या है कि आपने कोई कॉपी या कुछ भी ले लिया, उसमें आपके साथ में डेली जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं कि आप 10-10 पन्ना भरो, छोटा छोटा लिख लो, एक एक दो दो लाइनें ऐसे लिख सकते हो कहीं पर, ठीक। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ ये बताओ बच्चे लोग, क्या आप लोग डायरी लिखते हो? वैसे शायद बहुत ही कम बच्चे लिखते हों। हम लोग के टाइम पे एक दो बच्चे थे जो कि डायरी वायरी लिखा करते थे, नहीं तो ज़्यादातर तो लिखते नहीं थे। तो मुझको लगता नहीं कि इस टाइम पे भी लोग कोई ज़्यादा डायरी लिखते होंगे, ठीक। फिलहाल डायरी लिखना बहुत आसान होता है, कुछ कठिन नहीं होता, कुछ पहाड़ नहीं चढ़ना आपको। दिन में सोने से पहले कोई भी खाली समय मिल रहा है तो अपनी डायरी निकाली, उसमें जो भी घटनाएं आपके साथ में हुई हैं उसको लिख लिया, छोटा छोटा लिख लिया ऐसे। क्या आप भी अपने मन की बात और विचार को लिखना चाहते हो? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। क्या कह रहा है? क्या आप भी अपने दिन में जो घटनाएं हुई हैं या जो विचार हैं उनको कहीं लिखना चाहते हो? अगर लिखना चाहते हो तो आप भी आज से डायरी लिखना शुरू कर दो। तो डायरी लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है? आप जहाँ लिखोगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किस लेखन पुस्तिका ऑनलाइन, अरे मतलब यही दे रखा है कि आप कहाँ लिखना चाहते हो, कोई कॉपी चुन लो, किस तरीके से लिखना चाहते हो वो चुन लो, ये सब दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मतलब कुल मिला के ये है, डायरी राइटिंग है, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। छोटा लिखो बड़ा लिखो आपकी इच्छा। चलो, आज की पहेली, यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं।
आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। बहुत आसान है। क्या कह रहा है, यहाँ 3 खिलाड़ी हैं, बताओ कौन गोल कर पाएगा। तो पहले लड़की को देखते हैं। ये इसकी बॉल यहाँ से गई, यहाँ से ये ऐसे, ये यही लड़की करेगी गोल। ये जो पहली लड़की है ना, यही गोल करेगी। ठीक है, यही गोल करेगी भाई साहब। चलिए अब आते हैं आगे। झरोखों से आपने भारत के राष्ट्र खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब देखो इस पंक्ति में एक गड़बड़ी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गड़बड़ी ये है कि भारत के राष्ट्र खेल की बात की जा रही है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, भारत का कोई भी राष्ट्र खेल नहीं है। औपचारिक रूप से यानी कि ऑफिशियल तौर पे भारत का कोई भी राष्ट्र खेल नहीं है। हॉकी जो है वो अनौपचारिक तौर से भारत का राष्ट्र खेल माना गया है। मतलब कहीं पे भी किसी भी सरकारी दस्तावेज में ये नहीं लिखा है कि हॉकी जो है वो हमारा क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये एक जो लाइन लिखी जाती है किताबों के अंदर, ये गलत है। ठीक, चलो, आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेलों के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी और ये क्या, गोधा। ये कैसा खेल है भाई? गिल्ली डंडा तो सुना था, ये क्या खेल है? ये क्या खेल है? ये क्या चीज़ है भाई? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और मैंने इस पार्ट को पहले पढ़ते हुए भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ये क्या चीज़ है? ये तो कोई नई चीज़ निकल आई भाई। रुको पढ़ लेते हैं क्या चीज़। ठीक है, चलो। डांडी और गोदा क्या है? यह भिलाला, ये क्या है? भील भिलाला बच्चों का खेल है। अच्छा, भील भिलाला क्या है? ये हमारे एक वो हैं, क्या बोलते हैं, एक समूह है, जनजातीय समूह, उनको बोलते हैं। ठीक, तो ये कह रहे कि ये भील भिलाला बच्चों का क्या है, खेल है। डांडी और गोदा शब्द का अर्थ है एक अच्छा, दोनों का शब्द एक ही है। मतलब डांडी और गोदा ये दोनों का क्या है, अर्थ एक ही होता है। खेलने की हाथ लकड़ी, मतलब इसका अर्थ क्या है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होता है, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। तो एक गेम जीतते कैसे हैं फिर भाई? दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। यह बांस की बनी होती है। अगर गोल नहीं करना होता है तो खेल जीतते कैसे हैं फिर? चलो देख लेते हैं, शायद उसमें रूल लिखे हों। खेल सामग्री क्या है भाई? खेल में क्या क्या चाहिए होता है? खेल में बांस से गुट्टे, अच्छा, एक गेंद चाहिए होगी बांस की आपको, ठीक है, और एल शेप का एक बांस की डंडी चाहिए होगी या डंडियाँ चाहिए होंगी, क्योंकि कई सारे लोग होंगे इसमें। और क्या, राख से खेल के मैदान पे सीमाकरण करना और घेरा। अच्छा, राख से क्या करना होगा? लाइनें खींचनी होंगी। ठीक, ये खेल को जीतना कैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, कैसे खेलें? चलो ये पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हों। डांस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करेगा। अच्छा, टॉस, हम डांस पढ़ रहे हैं, उसको टॉस करना। ठीक है, तो टॉस होगा, जो टॉस जीतेगा वो खेल शुरू करेगा। गेंद को छोटे घेरे व वर्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार ना करे। ये तो गोल की तरह, लेकिन इसमें तो कह रहा है गोल नहीं होता है। कैसा खेल है यार, बड़ा कंफ्यूजिंग खेल है ये तो। वैसे पता उतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। क्या है, देख ले, बाकी सारे खेल हॉकी के समान खेले जाते हैं प्रश्न से। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया कैसे होता है। देखो इसमें क्या चाहिए ना, मैं समझा देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें आपको क्या चाहिए?
एल शेप की बांस की लकड़ी चाहिए या लकड़ियाँ चाहिए, ठीक है। कम से कम 2-2 खिलाड़ी होने चाहिए हर टीम में। और राख से क्या कर लो, लाइन खींच लो, मतलब बीच में एक गोला गोला लाइन बना लो ऐसे। मान लो ये मैदान है, ठीक है, तो बीच में ऐसा गोला रहेगा और इस तरीके से डी बना होगा दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे बॉल होगी, टॉस होगा, जो व्यक्ति टॉस जीतेगा वो हॉकी की तरह उस गेंद को पीटते पीटते उसकी कोशिश क्या होगी कि अपने सामने वाले इनके जो वो है विरोधी टीम, उसके पाले में जितनी दूर हो सके उतनी दूर लेके जाना है, बस ये है खेल, ठीक है, सीधा सा है और कुछ नहीं। चलिए, तो ये क्या 7वां खेल को 2 विशेष नियम है। पहला, गेंद को सही से, मतलब ये कि जैसे हॉकी में होता है वैसे ही है कि आपको गेंद को जो है वो शरीर से नहीं छूने देने वाला है, ठीक। और हवा में शॉट साथी खिलाड़ी के पास देंगे। क्या है, गेंद को हवाई शॉट ना मारना और ना उसे हवा में शॉट खेलकर साथी, अच्छा, और साथ ही में जो ये गेंद है इसको हवा में नहीं मार सकते हो, इसको ज़मीन में ही रखना है, ठीक है। ये इसके नियम है, बढ़िया नियम है, मतलब सही खेल है, खेला जा सकता है। चलो, साझी समझ का आपने इस खेल के नियम पढ़ के अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ में डांडी या गोदा खेल खेल लीजिए। मतलब ये कह रहा है कि भाई आपने तो रूल्स जान लिए, नियम जान लिए कि इस खेल के क्या होते हैं। अपने दोस्तों के साथ में चाहो तो खेल सकते हो, तो भाई खेल सकते हो अगर आप बच्चे लोग की इच्छा हो तो। डा क्या है, आप भी डांडी या गोदा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। अच्छा, बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि भाई हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे एक खेल को लेना है जो कि आप अपने घर में, स्कूल में या फिर अपने मोहल्ले में खेलते हो, उसके नियम लिखने हैं। और इस तरीके से नियम लिखने हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उन नियमों को पढ़ के समझ सके कि आप जो ये खेल है उसको कैसे खेला जाता है, ठीक है ना। बस यही करना है। खोजबीन के लिए क्या है, नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार, अच्छा आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। अच्छा देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ध्यानचंद जी से जुड़ी हुई ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं। आपको क्या करना है, बुक में QR कोड होता है, जो चैप्टर है ना उसके स्टार्टिंग में QR कोड रहेगा, उसको स्कैन करो, ठीक है। स्कैन करने के बाद में हो सकता है आप कोई वेबसाइट पे पहुंचो जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में और कुछ दे रखा हो। उससे आपको क्या करना है, ध्यानचंद जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी है, ठीक है। चलो, तो अब है ये हमारा पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो चलो फटाफट इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभ रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। सभी जीतने के लिए उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सभी उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पूछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंग की बढ़त धीमी होती है और उसमें तालमेल की कमी भी रहती है। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्र मुक्त हो देखते रहे, इस प्रश्न के साथ कि सब के सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं। इसमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है। निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक दे के समस्या का बढ़िया हल ढूंढ लिया।
उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। वाह, क्या प्यारा दिया हुआ, कितना प्यारा पाठ दिया हुआ है, बहुत अच्छा था, पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एक घटना के बारे में दिया हुआ है और बहुत ही प्यारी घटना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो ये इस पाठ का अंतिम हमारा पेज था। ठीक है, ये चैप्टर, ये जो पूरा पाठ है ये हमारा खत्म। उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। साथ ही में इस पाठ को पढ़ने में, मेरे साथ पढ़ने में आप सभी को मज़ा भी आया होगा, क्योंकि भाई मज़ा आना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। चलो बच्चों, तो अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।